नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो प्रश्न आपके बोर्ड पेपर सेट में 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, और ये प्रश्न हर एक साल किसी न किसी बोर्ड पेपर सेट में पूछता ही पूछता है। हो सकता है इस बार आपके बोर्ड पेपर सेट में पूछ दे। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए शुरू से लेकर के अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें ताकि आपको ये प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, और इस पर आने वाले सभी के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर पाएं। क्लियर? तो मैं समझाऊं? ठीक, अब देखिए, तो कह रहा है क्वेश्चन कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना है हमें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। हम आपको इसके पिछले वीडियोज में बता रखे हैं कि यदि यहाँ पर कोई आवेश है तो इस आवेश से r दूरी पर यदि कोई बिंदु P है तो यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका सूत्र होता है KQ/r²। ठीक है, यदि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप ये समझ गए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न समझने के लिए ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एक हेडिंग था, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो इस आवेश के कारण r दूरी पर स्थित यदि कोई बिंदु P है, कोई भी बिंदु है, तो उस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ/r² होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अब देखिए, कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव में होता है एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। एक एक स्टेप आप समझते चलिए, अभी हम अक्षीय स्थिति भी बताएंगे। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव, और द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है वो आपका होता है O। यहाँ से इसकी जो दूरी होती है बच्चों L, और यहाँ से इसकी दूरी जो होती है L, और इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? 2L कहते हैं। अब बात आती है कि अक्षीय स्थिति क्या होती है द्विध्रुव की। तो बच्चों, द्विध्रुव के जो दोनों आवेश हैं उनको मिलाने वाली रेखा को हम द्विध्रुव की अक्षीय रेखा कहते हैं। इनको मिलाने वाली रेखा को हम द्विध्रुव की अक्षीय रेखा कहते हैं। कह रहा है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। कहाँ पे? अक्षीय रेखा में। ठीक है, तो अक्षीय रेखा को आप कुछ आगे तक बढ़ा दो। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ध्यान दिए, तो जो ये बिंदु P है ये द्विध्रुव से कितना दूर है? हम मान लेंगे कि जो बिंदु P है द्विध्रुव से r दूरी पर है, और द्विध्रुव से किसी भी बिंदु तक की दूरी नापने के लिए हम द्विध्रुव के मध्य बिंदु से नापते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कहाँ से नापते हैं? मध्य बिंदु से। मतलब ये जो बिंदु है ना, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर है। हम इसको कहते हैं कि द्विध्रुव से r दूरी पर यह बिंदु P है। क्या कहते हैं? द्विध्रुव से r दूरी पर। तो द्विध्रुव से किसी भी बिंदु तक की जो दूरी नापते हैं हम द्विध्रुव के मध्य बिंदु से नापते हैं। इतनी बात क्लियर? वैद्युत द्विध्रुव, अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु, और वह बिंदु द्विध्रुव से कितनी दूरी पर? r दूरी पर। और इसी बिंदु पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक आवेश के कारण r दूरी पर यदि कोई बिंदु P है तो यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है KQ/r² होता है। और द्विध्रुव में बच्चों दो आवेश है, एक है आपका +Q और दूसरा है आपका -Q। तो इन दोनों आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। उसके बाद हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। मेरी बात को आप सुनते चलिएगा, आने वाले 4-5 मिनट में ये डेरिवेशन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो इस +Q आवेश के कारण जो यहाँ पे तीव्रता उत्पन्न होगी
उसकी दिशा बच्चों बाहर की तरफ होती है। ये आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है उसकी दिशा बाहर की तरफ होती है, और इस माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा अंदर की तरफ होती है। तो ये हो गया E2, ये हो गया E1 और ये हो गया E2। तो प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता उत्पन्न हुआ है उसकी डंडी को थोड़ा लंबा कर दीजिएगा, और माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता उत्पन्न हुआ है उसकी जो डंडी है थोड़ी छोटी कर दीजिएगा। अब देखिए प्लस क्यू के कारण तीव्रता क्या हो गई, E1 हो गई, इसी फार्मूले से निकालेंगे, अभी हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको। और माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता हो गई E2 हो गई। अब बात आती है भाई परिणामी तीव्रता क्या होगी। अब देखिए यदि मान लीजिए कहीं पे तीव्रता ऐसे है, इधर E1 है और इधर बच्चों E2 है, उल्टा डायरेक्शन में है, तो जो परिणामी तीव्रता निकालते हैं E1 में से E2 को माइनस करके निकालते हैं। इसे आप कहीं नोट कर लीजिएगा। यदि दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में हो, मीन्स दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक ही हो, मान लीजिए ये E1 है और ये E2 है, तब इनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, इसे आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा कि ऐसा रहेगा तो घटा देंगे और ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब मेरी बात को सुनिए, तो यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो आपकी होगी E1 माइनस E2। क्या होगा, E1 माइनस E2। बात क्लियर। मतलब हमें करना क्या है, E1 का मान निकालना है। E1 क्या है, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E2 क्या है, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, दोनों का मान निकाल करके परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2 लिखेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, आपका व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। क्लियर बात। हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, मान लीजिए कि ये आपका वैद्युत द्विध्रुव AB है। आप सबसे पहले लिख लेना कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी माध्यम में रखा गया है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी माध्यम में रखा गया है, और द्विध्रुव से r दूरी पर उसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी बात आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप रिपीट करके सुन लीजिएगा, फिर आप लिख लीजिएगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है और द्विध्रुव से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, अब हम E1 निकालेंगे। तो E1 के लिए प्लस क्यू के कारण होगा, लिखेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपका हो जाएगा E1 बराबर हो जाएगा K, फार्मूला क्या था, KQ अपन R स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों हो गया KQ। अब देखिए R क्या था, देखिए यहाँ पे क्या था, प्लस क्यू आवेश था और R दूरी पर एक बिंदु P था। ठीक है, एक मिनट, तो बच्चों R क्या है, इस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बात समझ गए। अब देखिए, तो प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, अब ध्यान देना, यहां से यहां तक की दूरी R है और यहां से यहां तक की दूरी L है। तो यदि हम R में से L को माइनस कर दें तो ये वाली दूरी मिल जाएगी, मतलब प्लस क्यू से P तक की दूरी हो जाएगी R माइनस L। ठीक है, तो KQ बटे R स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसकी दिशा किधर से किधर है,
इसके कारण जो आवेश उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा बाहर की तरफ है, मतलब B से P की दिशा में है। तो आप यहाँ लिख देना BP दिशा में। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ लिखेंगे माइनस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस Q के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो आपका होगा E2 और ये फार्मूला होगा KQ। अब देखते हैं कि माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी कितनी है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई R। तो ये दूरी आपकी हो गई R प्लस L। तो यहाँ हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। तो माइनस Q के कारण जो तीव्रता उत्पन्न हुई है उसकी दिशा अंदर की तरफ है ना, तो P से A की दिशा में होगी। तो यहाँ आप दिशा लिख देंगे PA दिशा में। ठीक, लिखेंगे चूंकि E1 ग्रेटर देन E2, E1 ग्रेटर देन E2, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो क्या है परिणामी तीव्रता? परिणामी तीव्रता आपका है E बराबर E1 माइनस E2। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में E1 का मान रख देंगे और E2 का मान रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे, अब देखिए, अब लिख देंगे E बराबर E1 आपका है KQ अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान है KQ अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। देखिए, ये E1 का मान लिख दिया और E2 का मान लिख दिया। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, तो E बराबर KQ दोनों में कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन हम ले लिए KQ। अब यहाँ आपका बच गया 1 माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो E बराबर हो जाएगा KQ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर LCM ले लेंगे। तो LCM लेंगे तो ये आपका हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर और ये हो गया R प्लस L का होल स्क्वायर। भिन्न का जोड़ घटाना आप जानते हो ना। ठीक है, अब देखो, तो R माइनस L के होल स्क्वायर से R माइनस L का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और R प्लस L का होल स्क्वायर का गुणा 1 में होगा। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान देना, E बराबर हो गया KQ, A प्लस B का होल स्क्वायर, फार्मूला पता है ना। तो ये आपका हो जाएगा A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। क्लियर? अब आप ध्यान दो, अब आप देख पा रहे हैं कि R माइनस L पे होल स्क्वायर है, R प्लस L पे होल स्क्वायर है, दोनों पर क्या है, स्क्वायर है ना। तो इसको आप लिख सकते हो R माइनस L इंटू R प्लस L और दोनों पर स्क्वायर लगा दो एक साथ। ठीक है, आप ध्यान दो, तो E बराबर हो गया KQ, यहाँ हो गया R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2RL, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा माइनस R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL होल अपान
अब यहाँ ध्यान दो, आर माइनस यल, आर प्लस यल, मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। अब आप ध्यान दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपका मिल गया ई बराबर के क्यू, 2RL और 2RL मिल के क्या हो गया 4RL अपान नीचे हो गया आर का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान दो, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख देंगे ई के क्यू इंटू 2L इंटू 2R। अब जरा विचार करना, यहाँ पे 4RL है ना, और यहाँ Q है, K सबका गुणा हो रहा है एक में, तो हम इसको ऐसे लिख दिए, K लिख दिए, Q इंटू 2L लिख दिए और 2R इधर लिख दिए। दो दुना क्या होता है 4, 4 यहाँ पे है, R में L का गुणा करोगे RL भी है और Q भी है। ठीक है, सेट हो गया। अब ध्यान दो, नीचे आपका आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दो, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान से एक एक स्टेप आप समझते चलो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश Q तथा इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये होता है ना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q इंटू 2L। तो यहाँ पे आया है Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L की जगह हम P लिख सकते हैं ना। देखिए, तो लिख देंगे E बराबर K, यहाँ लिख देंगे P इंटू 2R अपान नीचे हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, तो यह भी एक व्यंजक हो गया, इसे भी हम एक व्यंजक कह सकते हैं। मीन्स E बराबर हो जाएगा K, इसको आप लिख दो 2PR बटे R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यह भी आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक व्यंजक है, बट अभी ये फाइनल व्यंजक नहीं है, इसके आगे भी हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। इसके बाद हम लिखते हैं कि यदि यल का मान R से क्या हो, बहुत छोटा हो। देखिए, जिधर चोंच खुला रहता है वो बड़ी वैल्यू होती है, जिधर चोंच बंद होता है वो छोटा वैल्यू होता है। मतलब यल का मान यदि R से बहुत छोटा है तो जो L स्क्वायर होगा वो क्या होगा, भाई L R से बहुत छोटा है तो L स्क्वायर करेंगे तो वो आपका नगण्य हो जाएगा। क्या होगा, नगण्य हो जाएगा। तब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी E बराबर K 2PR अपान L स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देखिए, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर पे स्क्वायर, अब ये हो गया K 2PR, R स्क्वायर पे स्क्वायर का मतलब हो गया R पे 4 और E बराबर हो गया K, एक R से एक R कैंसिल, तो 2P बटे बच्चों क्या हो जाएगा R क्यूब। तो ये आपका है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फाइनल व्यंजक E बराबर K 2P अपन R क्यूब। इसका मात्रक होगा न्यूटन बटे कूलम। क्लियर। आप चाहें तो K का मान भी लिख सकते हैं। देखिए, आप चाहें यदि इसे थोड़ा सा बढ़ाना तो आप लिख सकते हैं K की जगह आप लिख सकते हैं 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R क्यूब। ठीक, ये भी आपका व्यंजक है, इसे भी आप लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए ये जो दोनों आवेश हैं किसी K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हों, आप लिख सकते हैं कि यदि K परावैद्युतांक का माध्यम हो, K परावैद्युतांक का माध्यम हो
तो जब k परावर्तांक का माध्यम होगा तो E बराबर हो जाएगा बच्चों, E आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर क्या लिख देंगे, k लिख देंगे, और ये हो जाएगा 2p/r³। ठीक, तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों यदि आपको अच्छे से ये डेरिवेशन समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आप एक एक स्टेप अच्छे से समझे होंगे, एक एक स्टेप को आप अच्छे से देखे होंगे, तो 100% ये प्रश्न, ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको थोड़ा भी दिक्कत है तो एक बार इसे रिपीट करके देख लीजिए। हम आपको फिगर में ही सब कुछ समझा दिए थे कि जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर क्या होगा, E1 - E2। E1 क्या है, प्लस Q के कारण उत्पन्न तीव्रता है, E2 क्या है, माइनस Q के कारण उत्पन्न तीव्रता है। ठीक, और इसी की वैल्यू को रख करके देखिए क्या करना, हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप बचपन में ही सीखे होंगे। यदि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक होगा, थोड़ा तकलीफ हो सकता है, एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, बड़े आराम से ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको अच्छे से समझ में आया है या मैं आपको ये प्रश्न समझाने में सफल रहा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है।